नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि परीक्षा 28/8/2025 को जो हुआ था उसी का बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है। जो पेपर हुआ था वही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और पूरा आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो शुरू से अंत तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप सभी। देखिए आपसे को बताते हैं, एग्जाम देने से पहले पीवाईक्यू को पूरा कंप्लीट कीजिए आप सभी। 2022 से लेकर 2025 तक में जितने भी पेपर हुआ है वो सारा पेपर पर कमांड बना लीजिए आप सभी। अगर पीवाईक्यू को पकड़ लीजिएगा ना तो रिजल्ट बनाना आसान हो जाएगा और हम एक एक करके सारा पीवाईक्यू आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आज 2025 वाला शुरू कर रहे हैं, इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्लास तो आपसे करते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए बोल जाते हैं। लाइक आपसे जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसे को प्राप्त हो सके। इससे पहले साइंस का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का और 2 पीवाईक्यू कंप्लीट करवा दिए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप सभी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते आज की सेशन को हम सभी। आज का पहला प्रश्न है हिंदी से। देखिए क्वेश्चन देखिए हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। सबसे पहले यहां ध्यान देना है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और उस टॉपिक पे आप कमांड बनाना शुरू कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा कि बातें करती गृहिणी ने कहा कि संध्या हो गई है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग कब होता है पता है आप सभी को। इसमें जब अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करता है ना, तब जाके व्यंजना शक्ति होता है। संध्या का अर्थ क्या होता है? शाम होता है। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि शाम का समय हो चुका है, अब हर काम को बंद करके घर चला जाए। ठीक है, इसका सीधा अर्थ है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझना होगा थोड़ा सा। अगला है मोहन सितार बजाने में कुशल है। वाक्य में लक्षक शब्द है। बताइए ये लक्षक शब्द जो है इसमें कौन सा है? इसका अर्थ बताना है लक्षक का। तो देखिए लक्षक का इनमें से कोई अर्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए लक्षक का अर्थ क्या होता है पता है? अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताता हो, उसे लक्षक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि टेम्परामेंटल का सही परिभाषा है। देखिए टेम्परामेंटल का सही परिभाषा जो हो जाएगा वो तुनक मिजाज हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, या स्थिर चित्त भी कहा जाता है इसको, तो सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अग्नि पति उठे अचानक कांप, इनमें से कौन सा रस होगा? चलिए बताइएगा इसमें कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। यहां पर देखिएगा काले सांप की बात किया जा रहा है, यानी कि आश्चर्यचकित बात यहां पर किया जा रहा है। जहां पर भी आश्चर्यचकित बात हो ना, यानी कि आश्चर्य वाला बात हो, वहां पर क्या हो जाता है? अद्भुत रस होता है, याद रखिएगा आप सभी। जहां पर आश्चर्य वाली बात निकली वहां पर अद्भुत रस होगा। बात समझ में आया? ये सभी समझने वाला चीजें हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। अगला है फूले हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार होगा? तो जब भी कोई भी निर्जीव चीज, ठीक है, जब भी कोई भी निर्जीव चीज जैसे फूल हो गया, कलियां हो गया, और इसको इंसान की तरह बताया जाए कि ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी इंसान की तरह करते हुए दिखाया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला है संलाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, सम प्लस लाप होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि नीलांबर में कौन सा समास है? तो सबसे पहले नीलांबर में समास जो आप सभी टिक लगाइएगा वो कर्मधारय समास लगाइएगा आप सभी, ठीक है। नीलांबर में बहुब्रीहि समास भी होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। नीला है जिसका अंबर, यहाँ पर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, बट सबसे पहले यहाँ पर आपको कर्मधारय समास पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष और विशेषण की विशेषता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है।
देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, थ्योरी क्लास करना चाहते हैं और बेसिक से हर चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जाइए अभी ही ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे बेहतरीन तरीके से, जहां आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, PDF, ई-बुक, टेस्ट सीरीज सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। अगर 100% सफलता चाहिए तो इस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी आपसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो देखिए छंद को गिनने आना चाहिए, पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे, छंद को गिनने आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या था कि पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती, इसमें कौन सा वर्णिक छंद है। तो यहां पर अगर वर्ण को गिनती कीजिएगा तो इस पंक्ति में देखिएगा 15 वर्ण है, ठीक है, और 15 वर्ण जहां पर भी देखने के लिए मिले वो मालिनी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए, वाक्य में संयुक्त रूप क्या होगा। तो यहां पर संयुक्त वाक्य के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए, क्योंकि यहां संयुक्त है। तो जब भी संयुक्त की बात आ जाएगा वहां पर और का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा कि मजदूर ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए, और वे चले गए। चलिए क्वेश्चन में 10 देखिए, अलंकार से क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कला धर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, याद रखिएगा आप सभी, कौन सा, उत्प्रेक्षा। अगला है कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। तो देखिए छंद जो रहता है वो चरणों और यति में विभक्त रहता है, तो ये चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा, चरणों में और यति में। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको पूरा PYQ कंप्लीट करवा देंगे 2022 से लेके 2025 तक में जितने भी पेपर हुआ है। और इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से हम आपको तैयारी करवा देंगे। भटकने का कहीं कोई काम नहीं है, ठीक है। हम इतना आश्वासन दिलाते हैं कि जो चीजें एग्जाम में पूछा जाता है वही चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वही चीजें हम आपको देते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करता है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा देंगे। अगर एक न्यू बच्चे हैं या पुराने बच्चे, बस चैनल से आपसे जुड़ जाइएगा और भरोसा आपसे भी इतना दिलाइएगा कि हम आपके साथ में हैं सर, बाकी बात आप तैयारी करवाइए, सारा चीज हम देख लेंगे, ठीक है। तो इतना सा भरोसा जरूर हमको दिलाइएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा तो आप सभी, क्वेश्चन नंबर 12 वाला, कि वाक्य में पदों को यथा स्थान रखने की प्रणाली को कहते हैं। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, पदक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए क्रम यहां पर इस प्रकार से बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, सुंदर होगा, सुंदर तर हो जाएगा और सुंदरम होगा। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता, पद पर आता, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार। तो इसमें स्वाभाविकता अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए घनश्याम में कौन सा समास है। तो ये सभी तो आपको पता होगा, आसान है। इसमें भी कर्मधारय समान है, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, ये सही वाक्य है। दूसरा है कि वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, गलत है। वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है, तो यहां पर से का प्रयोग होगा के स्थान पे, ठीक है। तो यही गलत है, आसान था, बाकी बात सभी सही है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो देखिए काव्य गुणों की संख्या आचार्य भरत मुनि के अनुसार 10 है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में
क्रिया किसके अनुसार है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, मुझसे ऐसी बातें सुनी नहीं जाती, यानी कि भाव यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है कि मुझसे ऐसी बातें सुनी नहीं जाती। तो ये क्रिया जो हो जाएगा भाववाचक के अनुसार है, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। या इस प्रकार से होता है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये भाव को प्रकट किया जा रहा है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। चले गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर प्रश्न का उत्तर करना है। डायरेक्ट आपसे भी पढ़ लीजिएगा, इसका हम आंसर डायरेक्ट आपको बता देते हैं। यहाँ पर है जड़ी बूटी, इसमें कौन सा समास है ये बताना है आप सभी को। जड़ी बूटी में कौन सा समास है। तो देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना, द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। कितना नंबर था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि पो फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पो फटना मुहावरे का अर्थ होता है प्रातःकाल होना या सुबह होना। ध्यान दीजिएगा आपसे, प्रातःकाल होना सही होगा। चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है। तो देखिए ये कई बार क्वेश्चन हम आपको करवाए थे, ये आपका रूपक अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ पर देखिएगा कमल जो है वो चरण के समान बताया जा रहा है, और जब भी किसी के समान किसी को बताया जा रहा है वहाँ पर रूपक अलंकार का ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द में पदबंध बताना है। तो देखिए पदबंध से भी क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अत्यंत आज्ञाकारी। तो यहाँ पर क्या है, विशेषता प्रकट किया जा रहा है कि उसका कुत्ता जो है अत्यंत आज्ञाकारी है। तो कुत्ता की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि वो अत्यंत आज्ञाकारी है। बात समझे। तो यहाँ पर उसकी विशेषता है, तो जहाँ पर विशेषता की बात किया जाए वो आपका विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। जहां पर भी उपमान और उपमेय का अभेद हो वहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है, इसमें विरोध प्रकट किया जा रहा है और विरोधाभास अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम आया सब प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा या संयुक्त रूपांतरण क्या होगा। संयुक्त वाक्य बताना है यहाँ पर। तो संयुक्त वाक्य में क्या बताए थे कि और का प्रयोग होगा, यानी कि दो वाक्य, दो सरल वाक्य को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि राम आया और सब प्रसन्न हो गए। तो ऑप्शन में ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अब विज्ञान का सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ठोस अवस्था प्रतिक्रियाओं के लिए प्रमुख कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा तापीय रासायनिक, यानी कि थर्मोडायनेमिक और गतिज कारक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं या किसका प्रयोग होता है। तो राइट आंसर होगा प्रिज्म का। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। बात समझे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक अस्थाई है। तो देखिए अधिक अस्थाई जो हो जाएगा वह आपका ऑर्गन होगा। याद रखिएगा आप सभी, सबसे अधिक अस्थाई है। अच्छा आवर्त सारणी में कितना तत्व है, 18 तत्व है, याद रखिएगा आप सभी। और सबसे अधिक अस्थाई जो हो जाएगा वो आपका ऑर्गन होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो अलग अलग धातुओं से बने गोले को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करता है, दोनों गोले का समान होगा। तो जब भी दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करता है तो उसका समान होगा आयतन। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आयतन समान होगा। अगर द्रव्यमान अलग अलग होता तो वो क्या हो सकता था, डूब भी सकता था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ग्लेवलाइजेशन लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। जस्ता की परत पर खरोंच लगने और लोहे खुले रहने पर भी लोहा सुरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कि जस्ता लोहे को जंग लगने से कैसे रोकता है। इनमें से कौन सा कथन होगा ग्लेवलाइजेशन के बारे में, जो कि हम जस्ता का परत चढ़ाते हैं जंग से बचने के लिए लोहे पर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। केवल क्यू और आर इसका सही होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि
क्यों बोला हो जाएगा कि जस्ता की परत लोहे को हवा के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे कि लोहे पर जंग नहीं लगता है। आर है कि जस्ता लोहे की तुलना में अधिक आसानी से जंग खा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है इसको बलिदान देना, ठीक है। तो लोहे की बदला में जस्ता बलिदान करता है, यानी कि परत बलिदान करता है, क्योंकि सबसे पहले अगर जंग लगेगा तो वो किस पे लगेगा, याद रखिएगा, जस्ता पर लगेगा, उसके बाद ही लोहे पर लगेगा। तो तब तक जस्ता क्या करता है, उसका रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है। कथन है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए, सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। क्वेश्चन है कि निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परावर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि वाई की दीवार में रूपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्रमशः क्या होगा, तो देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्रमशः जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा युग्मनज होगा, गर्भ होगा, गर्भाशय होगा और भ्रूण होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो डब्ल्यू होगा वो आपका युग्मनज होगा, एक्स जो होगा गर्भ होगा, वाई जो हो जाएगा गर्भाशय होगा और जेड जो हो जाएगा भ्रूण होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाण्विक है। तो देखिए त्रिपरमाण्विक जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ओजोन, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जिसे O3 के नाम से भी जानते हैं हम। अगला है कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, बिंदु श्रावण कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, बिंदु श्रावण। अगला है कि इनमें से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और अन्य पोषक तत्वों के भंडारण में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिक्तिकाएं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है कि गैस को द्रव में परिणित किया जा सकता है। तो गैस को द्रव में परिणित किया जा सकता है दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है कि संतुलित आहार में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होता है संतुलित आहार में, याद रहेगा आप सभी को। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आप सबको पता है प्राकृतिक चयन सिद्धांत के बारे में कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में बताया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन होगा। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा है। तो देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा जो हो जाएगा किलोवाट घंटा, ध्यान दीजिएगा किलोवाट घंटा होता है। तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर होगा। अगला है कि दबाव रिलीफ वाल्व क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा आप सभी। सी वाला करेक्ट आंसर होगा कि एक वाल्व जिसका उपयोग क्षति को रोकने के लिए सिस्टम से अतिरिक्त दबाव को मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो जो हमारे घरों में विद्युत आती है वो कितने वोल्ट का आती है। तो याद रखिएगा आप सभी 220 वोल्ट एसी आती है, ध्यान दीजिएगा 220 वोल्ट एसी, डीसी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा एसी होगा। अगला है कि एक प्लॉटिंग कंपास को एक बार चुंबक के दक्षिण ध्रुव के पास रखा गया है तो प्लॉटिंग कंपास का सूचक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर बिंदु, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो कंपास का सूचक क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर बिंदु है, ऑप्शन में सी। अगला है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है नीम का एक कृमिनाशक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, नीम के रस में ओजाडिरोक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफीडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है, इसीलिए इसका प्राकृतिक में हम प्रयोग करते हैं कृमिनाशक के रूप में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है। तो सभी को पता है कि अफ्रीका हो जाएगा उद्भव स्थान। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार होता है। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर किसी भी वस्तु का भार कितना होता है, 1/6 होता है।
पर भार का 1/6 होगा। कंपास एक डैश है, तो कंपास एक क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल कचरा है कंपास। चलिए अब देखिए यहाँ पर सामाजिक अध्ययन से प्रश्न आपका शुरू होगा। क्वेश्चन है कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है, तो ये आपका सीतामढ़ी जिले में स्थित है। अगला है अजंता गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं, तो राइट आंसर होगा पौधे और खनिज से प्राप्त किए गए थे। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण डैश स्थिरता और गिरावट आई थी, तो ये आपका कृषि उत्पादन में स्थिरता और गिरावट आई थी जमींदारी प्रथा के कारण। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के कारण भूमि उपयोग पर्यटन में बदलाव आया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, कृषि पद्धतियों को गहन बनाने में आया था, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना का पुराना नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर था, अजीमाबाद था। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में है, 17.5%, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। अगला है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका है, जैसा कि अध्याय में जोर दिया गया है, तो इसकी क्या भूमिका है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश निर्माता विज्ञापनों के लिए कैलेंडर क्यों छापने लगे थे, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या बता सकते हैं आप सभी कि 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश निर्माता विज्ञापनों के लिए कैलेंडर क्यों छापने लगे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विपरीत कैलेंडर का उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जाता था जो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, इसीलिए जो है कि 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश निर्माता ने विज्ञापनों के लिए कैलेंडर भी छापने लगे थे। अगला है विश्व में तेलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत इसका राइट आंसर होगा। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि वो तेजी से घट रहा है, प्लस में देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है कि इसको संरक्षित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर है कि अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है। पहला है अभिकथन में कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ये कथन बिल्कुल सही है कि हॉल्ट मैकेंजी ने ही की थी इस प्रथा को। कारण है कि राजस्व वसूली तक कंपनी तक पहुंच बनाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो ये भी सही है कि गांव के प्रधान को दिया गया था जितने भी राजस्व की वसूली करता, ना कि जमींदार को दिया गया था। देखिए ए और आर दोनों कथन सही है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि कह सकते हैं कि डी राइट आंसर होगा कि ए आर दोनों सही है, बट आर ए की व्याख्या सही से नहीं कर रहा है, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो सभी को पता है 1600 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। कई बार बताएं आप सभी को। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, तो देखिए भारत में निर्वाचन क्षेत्र जो बांटा गया है वो जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है कि किस राज्य में कितना लोकसभा सीट होगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा सीट है। अगला है जल की कमी क्या है, तो देखिए जल की कमी क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये सभी होगा। ये सभी मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी की संसाधनों की कमी को हम पानी की कमी कहते हैं। इसके अलावा पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी, इसको भी पानी की कमी हम कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बड़ा बिल्कुल सही है। देश के उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त ताजे जल संसाधनों की कमी को भी हम पानी की कमी कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। राइट आंसर होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत में रेलवे
परिचालन कब शुरुआत हुई थी? तो देखिए रेलवे परिचालन 1853 में शुरुआत हुई थी। मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी 34 किलोमीटर की लाइन। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो सॉरी 1853 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, अवसर की समानता में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और प्राप्त करने के लिए खर्च की गई ऊर्जा का अनुपात कच्चे ऊर्जा स्रोत को डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा उपज अनुपात कहा जाता है इसको। क्या? ऊर्जा उपज अनुपात। अगला है सत्ता साझाकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी सत्य कथन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। यानी कि कह सकते हैं कि सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। सही बात है कि सत्ता जो है अलग अलग जगह अलग अलग रूप में साझा किया गया है। केंद्र में अलग रूप से विभाजित है, राज्य में अलग रूप से विभाजित है, पंचायत में अलग रूप से विभाजित है ना? बिल्कुल है। तो सब जगह सत्ता का विभाजन है। सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है, ये भी सही है। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा किया जा सकता है, ये भी सही है। तो यानी कि ये सभी इसका कथन बिल्कुल सही है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज की सेशन में पूरा आपको हिंदी, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस हम कंप्लीट करवाए हैं। अब बच गया आपका इंग्लिश। इंग्लिश का अलग क्लास आएगा जो कि दूसरे सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स का एक अलग क्लास आएगा, अलग वीडियो आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का बड़ा पोर्शन होता है ना, तो उसको अलग से देना ही पड़ेगा। और रीजनिंग, तो रीजनिंग स्पेशल हम एक ही जगह सब करवा देंगे जितना होगा, क्योंकि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रीजनिंग का एक स्पेशल वीडियो में ही कम से कम 4 से 5 दिन का एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, तो सारा सॉर्ट आउट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो बच गया है वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ यानी कि 1 से लेके 120 तक का जितने भी प्रश्न होगा वो सारा प्रश्न हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी बात आपसे मेरे साथ में जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, उसी को डाउनलोड करके ज्वाइन कीजिएगा। तो जाइए तैयारी कीजिए। और जो आप सभी सपना देखे हैं सरकारी टीचर बनने का, तो सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए आप सभी, उसके बाद फिर टीचर बनना है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।